नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दो नेता भारतीय राजनीति में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पारी सत्ता से ही शुरू की। वैसे तो और कई नेता होंगे, लेकिन जिन लोगों की बात मैं आज करने जा रहा हूं, उन्होंने सत्ता से पारी शुरू नहीं की। एक ने तो केंद्र में मंत्री पद से शुरू किया, दूसरे ने राज्य में मुख्यमंत्री पद से, और दूसरे जो केंद्र से शुरू हुए थे वो भी राज्य के मुख्यमंत्री बने लंबे समय तक। पहली बार दोनों नेता विपक्षी नेता की भूमिका में है। विपक्ष में उनके लिए ये पूरी गली, ये मोहल्ला जो है अनजान सा लग रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चले। तो एक एक करके दोनों नेताओं की बात करते हैं। पहले बात करते हैं उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की। नवीन पटनायक ने 1997 में अपनी पार्टी बनाई, बीजू जनता दल। 98 में चुनाव लड़ा लोकसभा का। लोकसभा चुनाव जीता, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1999 में मंत्री बन गए। और उसके बाद फिर सन 2000 में जब भाजपा और बीजेडी, बीजू जनता दल, संयुक्त रूप से गठबंधन में चुनाव लड़े, विजयी हुए, तो मुख्यमंत्री बने नवीन पटनायक। तब से लेकर जून 2024 तक, अभी जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव उड़ीसा में एक साथ हुए थे, आपको मालूम है, तब तक वो मुख्यमंत्री रहे। 24 साल पूरे। अब पहली बार वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। विधानसभा में पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठने का उनको अवसर मिला है, और उनके लिए मुश्किल हो रही। उसके कई कारण हैं। एक तो इतने लंबे समय से सत्ता में थे। दूसरा, बीजू जनता दल के बारे में अगर आप जानते हो और नवीन पटनायक के बारे में जानते हो, जब से पार्टी अध्यक्ष बने, कभी किसी की हिम्मत पार्टी में नहीं हुई कि नवीन पटनायक से कोई सवाल कर दे। जैसे चाहा पार्टी चलाई, जिसको चाहा रखा, जिसको चाहा निकाल दिया। जब भी पार्टी में ज़रा भी असंतोष का स्वर सुनाई दिया या सुगबुगाहट उनको पता चली, उनको पार्टी से निकाल दिया। वो नेता बड़ा हो छोटा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उड़ीसा के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो नवीन पटनायक ने कहा, नवीन बाबू ने कहा, उसी को सही माना। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का तो बिल्कुल सफाया ही हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन में सत्ता में आई थी पहली बार बीजेडी के साथ, सन 2009 में उन्होंने गठबंधन, नवीन पटनायक ने गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद से बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ पाई, लगातार विपक्ष की ही भूमिका में रही। ये अलग बात है कि नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध बहुत अच्छे रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब भी नवीन पटनायक के और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध अच्छे थे, लेकिन मोदी और नवीन पटनायक के संबंध बहुत अच्छे रहे। इसलिए 2024 के चुनाव में बड़ी उम्मीद थी कि शायद, और ये नवीन पटनायक चाहते थे कि गठबंधन हो जाए। उनको समझ में आ गया था कि उनकी पार्टी की स्थिति खराब हो रही है, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है, उनके लिए अकेले जीतना मुश्किल होगा। लेकिन भाजपा का एक वर्ग इस बात से सहमत नहीं था। उसका आकलन था कि अकेले लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे, अगर हम गठबंधन में गए तो कांग्रेस फिर से खड़ी हो जाएगी उड़ीसा में। और भाजपा अकेले लड़ी, नतीजा क्या आया आपको मालूम है। 21 लोकसभा सीटें हैं उड़ीसा में, एक भी बीजू जनता दल को नहीं मिली। 20 सीटें भाजपा जीती, एक कांग्रेस जीत गई। विधानसभा में भी भाजपा को जो है स्पष्ट बहुमत मिल गया। लेकिन अब हवा बदलने लगी है। देखिए, सुख के बहुत से साथी होते हैं, दुख में असली पता चलता है कि कौन साथ है कौन नहीं। अब नवीन पटनायक के खिलाफ बगावत के सुर उभरने लगे हैं। पिछले हफ्ते बीजेडी के 13 वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई एक होटल में, पार्टी दफ्तर में नहीं, एक होटल में बैठक हुई, और उसमें तय किया गया कि भाई पार्टी की विचारधारा क्या है, लिगेसी क्या है, पार्टी किस रास्ते पर चलेगी, ये तय होना चाहिए। इससे पहले इनमें से 5-6 नेता नवीन पटनायक से मिलकर आए थे। मतलब उसी दिन नहीं, 1-2 दिन पहले बताते हैं कि मिलकर आए थे, और उनसे कहा था कि आप पार्टी की लाइन स्पष्ट कीजिए। ये सवाल उठा जब बीजू जनता दल ने फैसला किया वक्फ संशोधन विधेयक पर कि उसके सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देंगे, कोई व्हिप जारी नहीं होगा। यानी पार्टी कोई निर्देश नहीं दे रही है, आप जो सही समझते हैं उसके अनुसार आप फैसला कीजिए, वोट दीजिए।
तो एक तरह से जो लोग इसके खिलाफ थे उनका मानना था कि ये बीजेपी की मदद के लिए हुआ। बीजेपी जिसने सत्ता से हमें हटाया, सत्ता पर काबिज हुई, उसी बीजेपी की मदद नवीन पटनायक कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? उसके अलावा उनके करीबी सहयोगी और पूर्व IAS अधिकारी VK पांडियन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उनकी भूमिका को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, चुनाव के दौरान भी सवाल उठे और अब फिर से एक बार उठ रहे हैं। हालांकि बीच में वो चुनाव के बाद चले गए थे तमिलनाडु, वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, लेकिन फिर लौट आए हैं। तो नवीन पटनायक से सवाल पूछा जा रहा है, यही अपने आप में बीजू जनता दल के लिए अजूबी बात है। तो विपक्ष के नेता होते ही उनका कद अपनी ही पार्टी में घट गया। एक तो ये भी बात है कि स्वास्थ्य और जो है उम्र उनके साथ नहीं है, तो जो लोग पार्टी में हैं उनको पार्टी का भविष्य जो है बहुत सुनहरा नहीं दिख रहा है। वो जानना चाहते हैं कि पार्टी किस रास्ते पर चलेगी, तो उसकी राह क्या होगी, उसकी जो है पॉलिसी क्या होगी, नीतियाँ क्या होंगी। तो नवीन पटनायक को अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार अपनी पार्टी के अंदर से इस तरह के असंतोष का और इस तरह की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि किसी ने पार्टी छोड़ने या नवीन पटनायक के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत अभी तक नहीं की है। पार्टी के संगठन के चुनाव चल रहे हैं और ये उम्मीद है कि 19 अप्रैल को पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसमें एक बार फिर नवीन पटनायक 5 साल के लिए अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। लेकिन अब उनका जो कार्यकाल होगा 19 अप्रैल के बाद से, वो बहुत सहज और स्वाभाविक नहीं होगा। अब उनका उस तरह से रुतबा या कहें उनका रुख पार्टी में नहीं चलेगा, इस बात के पर्याप्त संकेत मिल रहे हैं। और उनके पास कोई, चूँकि उन्होंने इन 24 सालों में अपना कोई नंबर 2 भी नहीं बनाया, अपना कोई राजनीतिक वारिस नहीं बनाया, एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप ऐसी तैयार नहीं की कि उनकी अनुपस्थिति में वो पार्टी को संभाल सके। तो इसलिए पार्टी में बिखराव की स्थिति नज़र आ रही है। वो कब तक एक रहेगी किसी को नहीं मालूम। नवीन पटनायक का अगला रुख क्या होगा किसी को नहीं मालूम। लेकिन इतना तय है कि पहले की तरह जो असंतुष्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत उनके पास नहीं है। तो ये फ़र्क होता है सत्ता में होने और नहीं होने का। अभी चुनाव का नतीजा सिर्फ 4 जून 2024 को 10 महीने हुए हैं और 10 महीने में उड़ीसा में बीजू जनता दल के अंदर के समीकरण बदलने लगे। तो सत्ता बड़ी निर्मोही होती है और सत्ता जब नहीं रहती है तब किसी का लिहाज नहीं रहता। जिस व्यक्ति ने 24 साल तक पार्टी को सत्ता में रखा, 10 महीने में उसका रुतबा उतर गया। वो लोग जो पार्टी नेता के सामने यानी नवीन पटनायक के सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते थे, सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, आज उनसे सवाल पूछ रहे हैं और नवीन पटनायक को तो सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। वो इससे बच नहीं सकते। उनको स्पष्ट करना पड़ेगा कि उनकी पार्टी की भविष्य की नीति क्या होगी, किस रास्ते पर चलेगी। क्या बीजेपी से दोस्ती का ये सिलसिला अब भी चलेगा? दोस्ती पूरी तरह टूट गई है, इसके कोई संकेत नहीं मिल रहे। हालांकि उन्होंने जो MK स्टालिन ने बैठक बुलाई थी डिलिमिटेशन को लेकर चेन्नई में, विपक्ष के नेताओं की बैठक तो बुलाई थी मुख्यमंत्रियों की, जो गैर भाजपा दलों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसमें नवीन पटनायक को भी न्योता दिया था, वो भी गए थे। और वहाँ से लौटने के बाद वक्फ विधेयक पर उनकी पार्टी ने यह फैसला लिया कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देंगे, यानी बीजेपी सरकार के लाए विधेयक के खिलाफ वोट नहीं देंगे। इसका सीधा सा मतलब था कि अभी तार दोनों के जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तार जुड़े होने का कितना बड़ा नुकसान नवीन पटनायक को उठाना पड़ेगा, या उनको लगता है कि इसी के सहारे वो पार्टी में प्रासंगिक बने रह सकते हैं। दोनों बातें हैं। अब भविष्य की बात तो कोई जानता नहीं, लेकिन इतना तय है कि नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल का भविष्य बहुत लंबा नहीं दिखाई देता। नवीन पटनायक को एक दिन फैसला करना पड़ेगा और वो एक दिन जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। उनको फैसला करना पड़ेगा कि पार्टी की कमान किसी और को सौंप दे। क्या वो इसके लिए तैयार होंगे? कोई राजनेता कभी रिटायर नहीं होना चाहता।
मैंने एक बार कहा था कि रिटायरमेंट शब्द जो है राजनेताओं की डिक्शनरी में है ही नहीं। तो 24 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद और उससे पहले केंद्र में मंत्री रहने के बाद नवीन पटनायक आज भी पार्टी की कमान छोड़ने को तैयार नहीं है, अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित करने को तैयार नहीं है, कोई नई टीम बनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में उनके लिए इस पद पर बने रहना, इतना सम्मान है, इतना जो है अनुभव है, और जिस तरह से उन्होंने सरकार और पार्टी को चलाया है, जो उपलब्धि हासिल की है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। कोई क्षेत्रीय दल जिसकी कोई विशेष विचारधारा ना हो, इसलिए कह रहा हूँ कि लेफ्ट फ्रंट को छोड़ दीजिए, उससे तुलना मत कीजिए। 34 साल चली थी सीपीएम के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट की सरकार, लेकिन बिना किसी स्पष्ट विचारधारा के एक क्षेत्रीय दल का 24 साल तक लगातार सत्ता में बने रहना, ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। लेकिन जैसा क्रिकेट में कहते हैं कि आप उतने ही अच्छे हैं जितनी आपकी आखिरी पारी, तो आखिरी पारी नवीन पटनायक की हार वाली पारी थी। वो सब कुछ हार गए, लोकसभा भी हार गए, विधानसभा भी हार गए, सरकार भी चली गई, और एक तरह से कहें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दोस्ती थी वो भी चली गई। तो ये जो वो संतुलन स्थापित करते रहते थे केंद्र राज्य का, वो अब चूंकि मुख्यमंत्री नहीं है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उस नाते भी उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं रह गई। बीजेपी को भी अब उनकी ज़रूरत नहीं है, राजनीतिक ज़रूरत नहीं है। व्यक्तिगत संबंध बने रहेंगे, भाजपा के नेता उनका बड़ा सम्मान करते हैं, वो मुझे लगता है बना रहेगा, लेकिन राजनीति फिर कह रहा हूँ बड़ी निर्मोही होती है, और सत्ता की राजनीति तो और ज़्यादा होती है। तो इसलिए नवीन पटनायक के दिन बदलने में समय नहीं लगेगा, उसका सिलसिला 4 जून 2024 से शुरू हो चुका है। ये अपने लक्ष्य तक कब पहुंचेगा, समापन पर कब पहुंचेगा, ये बताना मुश्किल है, लेकिन बहुत दूर तक जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे नेता हैं आम आदमी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 2012 में राजनीतिक दल बनाया, 2013 में चुनाव हुए विधानसभा के, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए कांग्रेस के समर्थन से। जिस कांग्रेस को सत्ता से हटाया था, जिससे कभी संबंध न रखने की, न समर्थन लेने और न देने की कसम अपने बच्चों की कसम खाई थी, उसी कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। दबाव इतना बढ़ा कि 4 महीने में छोड़ना पड़ा। छोड़ते ही बेचैनी, जैसे पानी से बाहर मछली को रखे, वो हाल हो गया अरविंद केजरीवाल का। किस कांग्रेस नेता के घर नहीं गए हाथ जोड़ने, गिड़गिड़ाने के लिए कि एक बार फिर समर्थन दे दो, इस बार जो है हम इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस दूसरी बार गलती करने को तैयार नहीं हुई। उसकी एक ही गलती ऐसी थी कि वह हमेशा के लिए दिल्ली की राजनीति से बाहर हो गई। दूसरी गलती का उसको कोई अवसर नहीं था, और दूसरी गलती करने पर उसको इससे और ज़्यादा नुकसान हो नहीं सकता था, जो हो चुका है। तो अरविंद केजरीवाल फिर 2015 में चुनाव हुआ, बीच में राष्ट्रपति शासन रहा, तो थोड़ा सा अनुभव उनको कह सकते हैं कि सत्ता के बाहर रहने का था। लेकिन अब 10-11 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद सत्ता से बाहर है, तो उनकी बेचैनी नवीन पटनायक से ज़्यादा है, क्योंकि नवीन पटनायक 24 साल मुख्यमंत्री होते हुए भी कभी उनकी राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा नहीं थी, और अरविंद केजरीवाल की कभी क्षेत्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा नहीं थी। वो करना पड़ा उनको, ये अलग बात है। उनकी महत्वाकांक्षा हमेशा से, पहले दिन से राष्ट्रीय राजनीति की थी। वो अपने को प्रधानमंत्री के बराबर मानकर चलते थे। वो मानते थे कि उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है वो प्रधानमंत्री से है। इसलिए आप देखेंगे कि लगातार वो हमला बीजेपी के किसी और नेता पर नहीं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करते थे। हमेशा अपनी तुलना प्रधानमंत्री से करते थे। तो कुछ दिन तो चला ये झूठ का व्यापार, ये मुफ्त का व्यापार, ये सब कुछ समय तक चला, लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत देर तक नहीं चलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे एजेंडे को गिरने में, ख़त्म होने में थोड़ा समय लग जाता है। वही आम आदमी पार्टी के साथ हुआ। भ्रष्टाचार, खासतौर से शराब घोटाला, फिर शीश महल, उसके अलावा दूसरे मंत्रियों का भ्रष्टाचार, और अरविंद केजरीवाल का लगातार नकारना, उससे लगातार बचने की कोशिश करना,
जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहना, सत्ता की लोलुपता उनकी जो थी, जो उनके अंदर थी, वो बाहर आ गई, सार्वजनिक हो गई, सबको दिखाई दे गया कि ये आदमी सत्ता के बिना नहीं रह सकता और सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकता है। अब वो अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर है, लेकिन उनके सौभाग्य से कहिए और पंजाब के दुर्भाग्य से कहिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उनको उस तरह का अनुभव शायद ना हो रहा होगा जैसा नवीन पटनायक को हो रहा है। लेकिन पंजाब में सरकार होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते उनका जो रुतबा था, या कहें उनका जो भौकाल था, या उन्होंने जो आडंबर बना रखा था अपनी ताकत का, अपने प्रभाव का, वो सब खत्म हो चुका है। अब दिल्ली में उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दिल्ली के लोगों ने उनका तिरस्कार कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में लौटकर आने वाली। और पंजाब में जब भी चुनाव, जब भी क्या 2027 में चुनाव है, आम आदमी पार्टी लौटकर नहीं आने वाली है। तो अरविंद केजरीवाल की सत्ता की राजनीति की यात्रा 27 मार्च में समाप्त होने जा रही है। सत्ता से उनका कोई नाता नहीं रह जाएगा और राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाने की उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो तो दिल्ली के चुनाव से ही खत्म हो गई थी। वैसे तो खत्म तो उनकी 3 लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद ही हो जानी चाहिए थी, 2014, 2019, 2024। दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाए, जहां प्रचंड बहुमत से 2 बार सरकार बनी, 15 और 20 में। ये कहने के बावजूद 2024 के चुनाव से पहले कि अगर आप लोग मुझे सभी सीटें, मुझे मतलब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था फिर से, अगर गठबंधन को सभी 7 सीटें दिल्ली की जिता देंगे लोकसभा की, तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि सरासर झूठ था। उनके जेल जाने से और उनके लोकसभा सीटें जीतने से कोई संबंध नहीं था। लेकिन लोगों को भरमाना, लोगों को भ्रमित करना, झूठ बोलना, ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन चुकी है। वो झूठ इस तरह से बोलते हैं जैसे किसी की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होती है, उसको लगता ही नहीं कि कुछ असहज बात है, कोई जो है कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो झूठ सहज रूप से उनके मुंह से निकलता है और लगातार निकलता है। आजकल वो कहाँ है पता नहीं। बीच में पता चला था चुनाव नतीजे आने के बाद कि वो विपक्षना के लिए पंजाब गए हैं, सिक्योरिटी का भारी लवाजमा लेकर गए थे। अरविंद केजरीवाल को किससे डर है? पंजाब में तो वो खालिस्तानियों के साथ हैं, उनके समर्थक हैं। वो खालिस्तानी नेता जो पन्नून है वो तो दावा कर रहा था पंजाब की विधानसभा चुनाव के बाद कि हमने पैसा दिया चुनाव लड़ने के लिए, इनको हमने जिताया है इनको। तो केजरीवाल को किससे डर है? बात डर का नहीं होता, सिक्योरिटी का डर से कोई संबंध नहीं है। सिक्योरिटी का सुरक्षा से ज़्यादातर नेताओं के लिए कोई संबंध नहीं है। स्टेटस सिंबल है, सत्ता का प्रतीक है। अब उनके लिए मुश्किल हो रही है कि वो सिक्योरिटी 2027 तक पंजाब से जो मिल रही वो भी जाने वाली है। तो उनका जो सिक्योरिटी स्टेटस है वो लगातार नीचे आएगा और जनता में तो उनका स्टेटस पहले ही नीचे आ चुका है। अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं, अब 2 नेताओं की बात कर रहा था मैं, नवीन पटनायक और अरविंद केजरीवाल। नवीन पटनायक चुनाव हार गए हैं लेकिन जनता की नज़र में नहीं गिरे हैं। उनकी पार्टी के नीचे के जो नेता थे उनके भ्रष्टाचार के कारण उनकी पार्टी हारी है। लेकिन नवीन पटनायक के प्रति सम्मान में उड़ीसा में कोई कमी नहीं आई। इसके ठीक विपरीत अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के प्रति दिल्ली की जनता के मन में कोई सम्मान बचा नहीं है। वो जनता की नज़र से गिर चुके हैं और जब आप लोगों की नज़र से गिर जाते हैं तब उठना बहुत मुश्किल होता है, लगभग असंभव हो जाता है। जब तक कि आप अपने में एक आमूल परिवर्तन न लाएं, और ऐसा कोई इरादा अरविंद केजरीवाल का दिखता नहीं और ये उनका स्वभाव भी नहीं है। वो जो भी करते हैं वो एक तरह का छद्म होता है लोगों को छलने के लिए। तो अब उनके छलावे की राजनीति का अंत हो चुका है और सत्ता की राजनीति का भी। अब विपक्ष में रहना उनकी मजबूरी है, उनके पास कोई उपाय नहीं है, विकल्प नहीं है। कैसे रहेंगे
पानी से बाहर मछली कैसे रहती है और कितने दिन तक रहती है ये आपको पता है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।